सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। आप देख पा रहे होंगे साइड में लिखा हुआ है चार्जिंग बाय रबिंग। मतलब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर दो बॉडीज को रब करेंगे और रब करके उन पर कैसे फिर चार्ज ट्रांसफर होता है उस पर हम बात करेंगे। पर फिलहाल अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टू स्फेरिकल बॉडीज हैं बच्चों, एक ए है और एक बी है। अभी ये दोनों बॉडीज जो है ये न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल शब्द का मतलब सर यहां पर ये है बेसिकली कि न्यूट्रल मतलब उस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है। अब सर नेट चार्ज जीरो का मतलब क्या हुआ कि भैया इस पे नेट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और नेट प्रोटोनिक चार्ज का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम ए बॉडी की बात करें तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 10 प्रोटॉन्स हैं। आपको ये बात तो याद ही होगी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो सर अगर हम ए के चार्ज की बात करें तो क्यू ए विल बी 10 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में -10 ई चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में चार्ज आ जाएगा +10 ई, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो -10 ई +10 ई चार्ज आप देख पा रहे हैं जीरो। मतलब ये जो ए बॉडी है सर वो न्यूट्रल बॉडी हुई। बिल्कुल सही कहा। और बच्चों मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे हम यहाँ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बारे में आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है। हम मान के चल रहे ये सब हमें थोड़ा सा पता है। बिल्कुल सर। अगर हम बी बॉडी की बात करें सर ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स हैं। ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है क्योंकि अगर हम इसका 11 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में चार्ज देंगे तो वो -11 ही हो जाएगा और बी का प्रोटोनिक चार्ज 11 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में +11 ही हो जाएगा। तो क्यू बी मतलब दैट विल बी द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी बी इज ऑल्सो जीरो। और अगर हम क्योंकि हमने ये बॉक्स मान कर ये बनाया कर ऐसे बताया गया कि ये दोनों बॉडी एज अ सिस्टम है तो सिस्टम का भी अगर हम नेट चार्ज अभी जोड़ना चाहें क्योंकि हम इनको आगे जाके चार्ज करने वाले हैं तो चार्जिंग से पहले Q ऑफ द सिस्टम विल बी QA + QB और वो भी इक्वल टू क्या आ रहा है जीरो बच्चों। बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं बच्चों, आखिर अगर हम इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करें, अभी आपने देखा इनिशियली दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, रबिंग करने से इन पर चार्जेस किस तरह से आते हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं जैसे हमने ये जो एग्जांपल डिस्कस किया है इसमें हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि लेट द वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी ए इज लेस देन दैट ऑफ बॉडी बी। सर वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन मतलब बेसिकली क्या है? बिल्कुल सही आपने डाउट पूछा सर। वर्क फंक्शन के बारे में बच्चों वैसे तो आगे जाके आप बहुत डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में जानते हैं, मगर अभी के लिए अगर हम इसको सिंपल शब्दों में बोलें तो वर्क फंक्शन क्या है, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो उसको मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी होती है दैट इज वर्क फंक्शन। सर ये वही 11th क्लास का आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ? काइंड ऑफ आप इसको ये कह सकते हो, उसी तरह की चीज है। तो किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको इजेक्ट कराना है तो उसको जो मिनिमम एनर्जी देनी होती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ जानना चाहूंगा। कभी आपने सर्दी में अपने हाथों को ऐसे रब किया है क्या? हाँ सर बिल्कुल किया है सर, गर्माहट आती है सर हाथों में उससे। तो क्या लगता है, क्या लॉजिक रहा होगा, कैसे सर हमें तो मतलब जो क्लास 10 से बेसिकली बातें हम एक्सपेरिमेंट भी करते थे तो जो पता चला है वो ऐसे बेसिकली क्या है सर, जब हम रब करते हैं तो ये जो हम रब कर रहे हैं बेसिकली हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क। और किसके अगेंस्ट सर? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो सर जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है बेसिकली सर वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी है वो सर फिलहाल यहाँ पर हमें हीट मिलती है। तो सर जब हम ऐसे रब करते हैं तो दोनों बॉडीज को हीट एनर्जी पार्ट हो जाती है सर। बिल्कुल सही कहा सर, और सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें अप्लाई करना है बच्चों। जैसे ही आप दोनों बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो जो आप वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द फ्रिक्शन दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ हीट टू द बॉडीज। इन दोनों बॉडीज को वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। और जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर इन दोनों बॉडीज को वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है और हमने ये माना है कि अगर वर्क फंक्शन बॉडी ए का कम है बॉडी बी के कंपैरिजन में, तो ऐसे में दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? बॉडी ए, क्योंकि उसका कंपैरेटिवली वर्क फंक्शन लोअर है। तो अभी के लिए हमने यहां मान लिया कि रबिंग करने पर इन दोनों बॉडीज को एनर्जी ट्रांसफर हुई और उस एनर्जी ट्रांसफर के कारण बॉडी ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो बॉडी बी ने यहां गेन कर लिया। मतलब सर जो पहले ए बॉडी के पास 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम था तो इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो सर जब चला गया तो यहां पर पहले थे 10 इलेक्ट्रॉन, जब एक यहां पे चला गया तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर सर 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। और सिमिलरली अगर हम बी बॉडी की बात करें तो बी बॉडी के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स थे, अब सर उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम इनके अब चार्जेस की बात करें, जो अब जो चार्जेस इन पे अपीयर हो रहे हैं वो क्या होंगे?
9 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बच्चों जो चार्ज होगा वो -9e होगा, और प्रोटॉन तो ट्रांसफर हुए ही नहीं। और ये भी बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल ही देता हूं, क्योंकि जो बॉडीज हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो बाउंडेड एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बाहर बेसिकली घूमते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं ना बेटा वो अंदर होते हैं न्यूक्लियस के, एंड दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद न्यूक्लियर फोर्स। तो हमेशा जो ट्रांसफर हुए बेसिकली वो कौन ट्रांसफर हुए? इलेक्ट्रॉन। खैर इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो अब अगर हम ए बॉडी की चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा -9e + 10e, दैट विल बी इक्वल टू +e। और बी बॉडी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 12 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में चार्ज हो जाएगा सर -12e, और प्रोटॉन तो वैसे के वैसे ही रहे मतलब +11e, और इसका अगर हम सम आउट करेंगे तो यहां पर क्या आ चुका है? -e। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने बोला था कि क्योंकि ये दोनों सिस्टम है तो सिस्टम पे भी अगर हम बात करेंगे, अब देखते हैं सिस्टम का नेट चार्ज क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे QA पर चार्ज आ चुका है +e और B पर चार्ज आ चुका है -e। इसका मतलब सिस्टम के चार्ज की हम बात करें तो दैट विल बी QA + QB, QA का +e -e विल बी इक्वल टू 0। पुराना चार्ज भी 0 था, अभी भी 0 है, मतलब सिस्टम के चार्ज में कोई चेंज नहीं आया है। और अगर हम थोड़ी सी बात और करें, क्योंकि ए ने सर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहां गया है तो सर इलेक्ट्रॉन का मास तो हम सभी जानते हैं सर 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गया तो वो अपना मास भी सर साथ में लेके गया होगा। तो मैं अगर यहां पर देखूं कि बी का मास क्या स्लाइटली बढ़ जाएगा, और सर ए के मास की बात करें क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो सर जो ए का मास है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, मेरे बहुत अच्छे से यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। और जो मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ, इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, वो ये है कि एक तो जो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं ये प्रोटॉन वाली बात से तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश हूँ, क्योंकि कई बार मैंने भी ये देखा है एज ए स्टूडेंट, ये फील करते हैं बहुत से बच्चे, उन्हें लगता है किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उन्हें लगता है कि उसने प्रोटॉन गेन कर लिया। वो कई बार ऐसी बात करते भी हैं। तो बच्चों सर ने बहुत अच्छी बात आपको यहाँ बताई। आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स से बाउंड होता है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो गेन कर रही है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और साथ में एक अच्छी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये जो मास की बात सर ने आपको बताई है इसमें स्लाइटली वर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर स्लाइटली वर्ड आपको नहीं दिया जा रहा है ऑप्शन में तो फिर आप कहेंगे कि मास में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल चेंजेस यहाँ पर नहीं आते। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे से आपने ये बात समझाई। बिल्कुल सर। अब आगे की बात करते हैं यहाँ पर क्वांटाइजेशन रूल। पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इसको हेडिंग कहते हैं, इसमें हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है, मगर सबसे पहले हम चार्ज की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो है कि द चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज क्या है, क्वांटिटी का क्वांटाइज होना क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, मगर उसके पहले क्वांटाइजेशन रूल क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वांटाइजेशन रूल आपसे क्या कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन डिस्क्रीट स्टेप्स और इंटीग्रल फॉर्म। जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो डिस्क्रीट स्टेप्स और इंटीग्रल फॉर्म में होता है, और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसे हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। सर डेफिनेशन तो मुझे भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ ली है, पर सर बच्चों का जनरली डाउट रहता है, मतलब डाउट आता ही है मन में सर, ये डिस्क्रीट ये इंटीग्रल फॉर्म के बारे में अगर आप थोड़ा सा और बोलते तो सर और मैं अच्छे से समझ पाता। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बच्चों को यहाँ डाउट आता ही है, और उसी के बारे में हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। बच्चों एक्चुअली क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि चार्ज जो है ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्वायर नहीं कर सकता, सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज ही एक्वायर कर सकता है। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सर ने मुझसे किसी क्लासरूम की स्ट्रेंथ पूछी, मेरा आंसर रहा क्लासरूम के अंदर 150 स्टूडेंट्स थे, 152 थे, 155 थे, 158 थे। अगर मैं ऐसा कुछ भी बोलता हूं तो सर को कोई अचरज नहीं होगा। पर मान लीजिए मैंने सर से कहा कि क्लास के अंदर 155.73 स्टूडेंट्स थे, तो सर क्या ये ओके है? सर पॉसिबल ही नहीं है, 0.73 स्टूडेंट तो सर पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 0.73 स्टूडेंट आखिर कैसे हो सकता है? तो इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी क्लासरूम की स्ट्रेंथ भी क्वांटाइज्ड होती है, वो इंटीग्रल मल्टीपल में बढ़ती है एक मिनिमम स्ट्रेंथ के, और वो मिनिमम स्ट्रेंथ कहलाता है क्वांटा ऑफ स्ट्रेंथ। और बच्चों वो क्वांटा ऑफ स्ट्रेंथ और कुछ नहीं है, वो है एक सिंगल स्टूडेंट। तो क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है, आपने देखा होगा मॉर्निंग में जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो क्लासरूम की स्ट्रेंथ
उसी एक मिनिमम स्टूडेंट की फॉर्म में बढ़ती जाती है, एक स्टूडेंट फिर दो स्टूडेंट फिर एक तीसरा स्टूडेंट आ रहा है, फिर 2 आए, फिर 3, फिर 5, फिर 10, इस तरह से आएंगे, लेकिन ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं बढ़ सकती। हाँ, यानी 1.7 स्टूडेंट्स, फिर 2.5 स्टूडेंट्स, इस तरह से ये नहीं बढ़ सकती है। तो अब इस क्वांटाइजेशन के, अगर चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसकी बात करूं तो इसको हम यहां समझते हैं। जैसा अभी अभी आपको सर ने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन जाने पर आपने देखा कि इस वाली बॉडी पर आपका -e का चार्ज इस तरह से निकल के आ रहा था। हम इसको यहाँ पर एक बार और इसको देख लेते हैं। यहाँ आपने देखा था इस बॉडी ने जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया इस पर -e का चार्ज आ रहा है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था उस पर +e का चार्ज आ रहा है। बच्चों अब आप देख पा रहे होंगे एक इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं सकते। आप खुद करके देखिए इसी क्वेश्चन में कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते तो इस पर चार्ज आता -2e और इस पर कितना आता +2e सर। और इसी तरह से बच्चों अगर n इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफरेंस होता तो इस बॉडी पर कितना चार्ज आता -ne के बराबर, और इस बॉडी पे चार्ज क्या आता +ne के बराबर। बस यही क्वांटाइजेशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल आपने देखा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो e के मल्टीपल में बढ़ता है, इंटीग्रल मल्टीपल में बढ़ता है, और इसी के बेसिस पे आगे की बात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा दैट इज Q = n + -e। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आपको बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। Q = n + -e। यहाँ n क्या है अभी अभी आपने देखा, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, नंबर है, तो ये फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, इसलिए n मस्ट बी इंटीजर। आपको ध्यान रखना है n इंटीजर होना चाहिए, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा दूसरी बात बच्चों यहाँ क्वांटा की कर लेते हैं। क्वांटा क्या होता है, आपने देखा किसी भी बॉडी पे चार्ज लाने के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी है, उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन जाने पर जो मिनिमम चार्ज आ रहा है बॉडीज पे दैट इज +-e। So this +-e is called quanta of charge. This is the minimum charge that a body can have. यहाँ E आप समझ पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कहा जाता है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। और साथ में मैं ये बता देना चाहता हूँ सर कि ये जो क्वांटा ऑफ चार्ज था that was determined by Millikan's oil drop experiment using HCF method। मिलिकन के एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, मगर अभी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर मिलिकन के नाम का जिक्र हो तो हमें उसे क्वांटाइजेशन से रिलेट करना है। बहुत ही बढ़िया सर, आपने वो जो क्लासरूम की स्ट्रेंथ का एग्जांपल था सर, उससे मुझे वो डिस्क्रीट स्टेप वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों बहुत जनरल वे में हम ये चीज़ अभी सर ने बहुत अच्छे से समझाई दी है, इसको फिर जनरलाइज कर लेते हैं। अगर ए बॉडी के पास n इलेक्ट्रॉन थे और उससे अगर n इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफर करते हैं तो ए बॉडी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज की है तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो अगर ए बॉडी के चार्ज की हम बात करें तो दैट विल बी n × +e, प्लस चार्ज इस पर अपीयर होगा क्योंकि अभी बात कर चुके हैं। वैसे ही अगर हम बी बॉडी पर बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, तो इस पर n इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो b का जो चार्ज हो जाएगा वो n × -e होगा। ये बात हमें याद रखनी है। और क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गए हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि वो अपने मास को भी साथ में लेके जाएंगे, तो जो a का मास होगा बेसिकली वो डिक्रीज हो जाएगा और b का मास होगा वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम मास गेन्ड बाय द बॉडी b देखें तो दैट विल बी इक्वल टू n × me। एक इलेक्ट्रॉन का मास me होता है, n इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो n × me से इसका मास बढ़ जाएगा, और मास लॉस्ट बाय द बॉडी अगर हम बात करें तो दैट विल बी n × me। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ kg। बिल्कुल सही बात। चलिए अब इस पर बेसिक क्वेश्चन यहाँ हम देख लेते हैं। तो राहुल सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बताइए किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। देखिए सर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मुझे लग रहा है। न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टू फाइंड चार्ज ऑन द बॉडी। सो सर मेरे लिए तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अभी मुझे क्वांटाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से समझा दिया है। पहली बात तो बॉडी न्यूट्रल है और उस पर इजेक्ट हो रहे हैं, उससे इजेक्ट हो रहे हैं 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस बॉडी पर सर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये मुझे समझ में आ गया है। तो जब समझ में आ गया है तो सर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर लूंगा n +e वाला। सर प्लस वाला इसलिए यूज किया है क्योंकि बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज गेन हो रहा है सर। तो Q = ne में n जो होते हैं सर आपने बताया था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो सर यहां पर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो जो बॉडी पर चार्ज एक्वायर होगा सर दैट विल बी 10⁻18 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिकली बॉडी पर चार्ज आना चाहिए। और अगर हम बात करें कि भैया इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻1 कूलम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि बहुत इजी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर देखना पड़ेगा उसमें क्या है, 0.16 कूलम। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सर, इसमें सिंपल सवाल था सर। बिल्कुल। अब सर एक सवाल मेरी तरफ से भी आपके लिए। अ बॉडी हैज -10 कूलम ऑफ चार्ज
3 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। तो सर आप बता दीजिए अब कि बॉडी पर चार्ज क्या होगा। बिल्कुल सही बात की सर। और बच्चों इसमें हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि पिछले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा क्या फर्क है। अभी अभी सर जो आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था मेरे हिसाब से उसमें बॉडी न्यूट्रल थी सर। और यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो बॉडी पर एक पहले से नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अभी हम यहाँ क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करेंगे उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जैसा सर आपने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया मैं इसको उसी तरह से यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है इसके कारण एक बार फिर से बॉडी पर प्लस चार्ज आएगा और वो प्लस चार्ज आएगा Q इक्वल टू N इंटू प्लस E के बराबर। तो पहले हम यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना चार्ज आ रहा है वो यहाँ से देख लेते हैं। बिल्कुल तो 3 इंटू 10⁻19 तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। हाँ सर। और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी पर एक प्लस 4.8 कूलम का चार्ज निकल के आ रहा है। बट दिस इज नॉट आवर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है चार्ज ऑन बॉडी बिकम्स। तो पहले से इसके पास एक -10 कूलम का चार्ज था और जैसा अभी आपने प्रॉपर्टी में बताया कि चार्ज जो है वो एडिटिव होता है, स्केलर होता है, आपने ऐसा बताया। तो उसके बेसिस पे मैं समझ पा रहा हूँ कि पहले से -10 कूलम का चार्ज था और इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के कारण एक प्लस 4.8 कूलम का चार्ज निकल के आ गया। तो बॉडी पे जो फाइनल चार्ज होगा that will be equal to -5.2 कूलम। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा सवाल था क्योंकि उस पे इनिशियल चार्ज भी दिया हुआ था। जनरली कंफ्यूजन आ जाता है। बिल्कुल सर।